अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं गज़ाल अहमद एक दफ़ा फिर से आपकी पेश खिदमत हाजिर हूँ समा मनी की एक नई नशिस्त के साथ। और आज हम आए हुए हैं अमाना मॉल और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ द अमाना ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर आबिद अली भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हुए एग्जैक्टली इज़ आबिद अली भट्ट, आपका रियल एस्टेट में और ये शॉपिंग मॉल्स के बिजनेस में किस तरह की एंट्री हुई? I was born in Gujranwala. After matric, I went to UK and then I studied there. उधर मैंने कोई तकरीबन 4 साल स्टडी किया. उसके बाद we went in business. My father was already there from 62. So my family was already there. I was the last person. I'm the youngest in the family. And मैं last person गया था वहाँ पे इंग्लैंड. फिर मैंने 27 years वहाँ पे रहा और बिजनेस पढ़ा पहले, फिर बिजनेस किया. और बिजनेस फिर माशाल्लाह एट वन टाइम इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से लेके वैनकूवर तक मेरा बिजनेस था. उसके बाद पाकिस्तान वापस आने का फैसला आपने किस तरह लिया? पाकिस्तान में जी पहले हम दुबई आए और उसके बाद मैं बच्चों को लेके पाकिस्तान आ गया. फिर हमने पाकिस्तान में बिज़नेस शुरू किया. सबसे पहले हमने कराची स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली. उसके बाद हमने एक बैंक में इन्वेस्टमेंट की. उसके बाद हम प्रॉपर्टी में चले गए. सो 3-4 वर्सटाइल बिजनेस में हम गए. और उसके बाद फिर हमने 2012 में हमने इसको ये मॉल शुरू किया बनाना. 4-5 साल लग गए इसको बनाते. 2017 में हमने ये मॉल ओपन किया. ये लाहौर का तीसरा बड़ा मॉल है और दिस इज़ फुली ओन्ड. इस रेंटेड वन, ये बेचा हुआ नहीं है. एंड ऑल इन्वेस्टमेंट केम फ्रॉम अब्रोड. हमारी कोई लोकल, हमने कोई पैसा लोकल नहीं है. हम एवरीथिंग केम फ्रॉम अब्रोड, लीगल चैनल के जरिए आया. बिफोर वी टॉक अबाउट द स्मॉल सर, पहले तो आप मुझे बताएं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द कराची स्टॉक एक्सचेंज? कराची स्टॉक एक्सचेंज एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी गुड बिकॉज उसका somehow I was not comfortable with that. I was not मगर मेरा को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा बिकॉज हम शुरू किया तो 2008 का वो क्रंच आया. उसमें वी लॉस्ट लॉट ऑफ मनी. वी डिड नॉट लॉस बट आवर कस्टमर लॉस्ट लॉट ऑफ मनी. हाउ मच आर वी टॉकिंग? 1.5 billion रुपीस. जी. तो सर उसके बाद आपका शॉपिंग मॉल स्टार्ट करने का डिसीजन मेकिंग क्या थी? फिर हम प्रॉपर्टी में आए और शॉपिंग मॉल वाज बिकॉज देयर वाज कोई अच्छा शॉपिंग मॉल नहीं था. फिर हमने शुरू किया, हमारे साथ एम्पोरियम शुरू हो गया. उसके बाद पैकेजिंग शुरू हो गया. तो हमारे इकट्ठे ही बने थे तीनों. और जैसा कि आपने कहा कि आपने इसको स्टार्ट करने में कोई लोन नहीं लिया, तो वो सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक, अगर आप एक एस्टिमेट दे सकें तो वो कितनी थी और वो उसका सोर्स क्या था? नहीं, सोर्स तो हमारा प्रॉपर था, प्रॉपर बैंकिंग चैनल पे था. हम एक्चुअली वी हैड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इन यूके. दुबई प्रॉपर्टी की बिजनेस थी यूके में भी, दुबई में भी प्रॉपर्टी थी. और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स था. हमारे पास नोकियास की एजेंसीज थी वर्ल्ड वाइड. और उसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा नोकिया का हमने कुछ 6 साल बहुत ज़्यादा वी वर द प्रॉब्ली बिगेस्ट नोकिया एजेंट्स. सर टू एजुकेट अस एंड द व्यूअर्स सर, ये शॉपिंग मॉल का जो बिजनेस मॉडल होता है वो क्या होता है? शॉपिंग मॉल का बिजनेस मॉडल जी, आप चूँकि हम बाहर रहे हैं, बाहर हमने शॉपिंग मॉल देखे थे. पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ एक पेज था और कोई या एक फोटो में है मॉल ऑफ लाहौर. मॉल ऑफ लाहौर. बट इट वाज नॉट एक्चुअली मॉल. इट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉल. बट वी मेड इट अ प्रॉपर मॉल. आप अंदर आए, आप देखें, वी प्रोवाइडेड लाइक सिनेमाज, जिम, स्नूकर क्लब, बच्चों के प्ले एरिया बहुत अच्छे. उसके बाद अपना वहाँ पे बॉलिंग वाले हैं. नीचे फिर ब्रांड्स हैं सारे, उनको प्रॉपर एक अच्छा माल एक डिज़ाइन करके दिया है. सेल के से बेहतर था कि हम रेंटल इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में. उसके इवज़ जो ब्रांड हैं, जो हमारी डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं, तकरीबन 2 से 3 हज़ार आदमी मुस्तफ़िद हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में. सर बेचने से रेंटिंग आउट कितना डिफरेंट है और उससे क्या डिफरेंस पैदा होता है रेवेन्यू वाइज? अगर आप उसको ये देखें कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी में, तो वो होता ही है कि आपको शायद उतना रेवेन्यू ना आए जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है. फिर आपको अच्छा है, ठीक है. वुड यू से इट्स बेटर फॉर द लॉन्ग रन? नहीं, अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम जो फ्यूचर में, हमारे 2 माल हैं, गुजरांवाला में एक इधर. अभी हम जो फ्यूचर में कर रहे हैं, हम 4 प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट एंड साथ में नीचे मॉल्स हैं. लेकिन वो हम बेच रहे हैं. वो बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं, अगले हम ओन नहीं कर रहे. बिकॉज पहली दफ़ा हमने यूके में भी और दुबई में भी कोई बेचा नहीं था. वी ओन्स इट एंड वो रेंटल मॉडल थे. तो सर अब बेचने का फैसला क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं. ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं. बिकॉज अपनी इन्वेस्टमेंट तो फिर आप इतनी नहीं कर सकते हैं ना. इंस्टेंट रिटर्न. हाँ जी, इंस्टेंट रिटर्न भी होती है
नहीं, इंस्टेंट तो नहीं, 4-5 साल उसमें भी लग जाते हैं, लेकिन आपके पैसा नहीं खपता है इतना, आपका शुरू हो जाता है वापस आना, एंड यू कैन डू 4-5-6 प्रोजेक्ट। अभी हम बहुत ज़्यादा हाई राइज में जा रहे हैं। आई डू नॉट बिलीव इन हॉरिजेंटल, क्योंकि हॉरिजेंटल में बहुत ज़्यादा आपकी ज़मीनें खप जाती हैं, और जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है वो सूटेबल नहीं है। तो हम हाई राइज का ट्रेंड ला रहे हैं, और हाई राइज में हम बेहतर दे रहे हैं अपना रहायश के जो फैसिलिटीज़ हैं, वो दुबई की तरह हम ला रहे हैं, दुबई की तरह दे रहे हैं। Just sir, what's it like maintaining such a huge business, especially considering the local economic framework of Pakistan? नहीं देखिए, ये तो फिर बिकॉज हम बिजनेस कर रहे हैं और वो ह्यूज बिजनेस को हम चला रहे हैं, और उसका हमारा एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर हम चला रहे हैं ये। लेकिन ये है कि बाकी हमें इसको चलाने में दिक्कत तो आ रही है, लेकिन बाकी हम चला रहे हैं इसको। हम जैसे अपना कोविड में एक क्रंच आया था, बहुत ज़्यादा हमें हुआ था, लेकिन वी एक्चुअली फैसिलिटेट आवर जो हमारे एम्प्लॉयज़, हमने कोई एम्प्लॉयज़ नहीं निकाला था। स्पेशली इन कोविड हमारा रिकॉर्ड है कि हमने कोई एक बंदा भी निकाला था, इसलिए नहीं निकाला था कि यार उनको आगे तो जॉब नहीं मिलेगी, तो हम अगर थोड़ा टाइम गुजार लें, तो कम से कम मैंने कोई आदमी नहीं निकाला था हमारे माल से, और हमने 80% या 90% हमने उनसे कोई चार्ज भी नहीं किया था, अपने जो हमारे टेनेंट्स। हाँ जी, टेनेंट्स जो थे। अच्छा सर, हमने कोई उनसे कुछ जितना भी ऑफर है, हमने कोई पैसा नहीं चार्ज किया। कोविड का क्रंच तो आया, लेकिन पोस्ट कोविड कैसा रहा? पोस्ट कोविड ठीक था, इट वाज गुड। आफ्टर अभी हमें जब से ये गवर्नमेंटों के मसाइल शुरू हुए हैं ना, और जो ये महंगाई का तूफान आया है, उससे हमें इफेक्ट पड़ रहा है। अब हमारा फुटफॉल भी गिर रहा है और लोगों का सेल भी गिर रही है। अच्छा, सेल से इस पे हम आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले सर, हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन बड़ी ज़्यादा हो गई हुई है, तो उसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भी रुझान लोगों का काफ़ी बढ़ चुका हुआ है। अब आई नो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत ट्रैफिक अगर मॉल्स की कम हो, तो हाउ हैज़ दैट अफेक्टेड योर बिजनेस? देखिए जी, लुकिंग एट द वर्ल्ड वाइड, ऑनलाइन इज बूमिंग नाउ, इट्स गोइंग ऑन द बूम्स, एंड अल्टीमेटली 5 साल 10 साल के बाद अब किस स्पीड से यहाँ जाती है, ये वही होना है जो वहाँ पे होना है। और वो फिर बाल किसी और चीज़ों में, किसी और चीज़ों की साथ साथ ज़रूरत भी बढ़ती जाती है ना। तो ये है कि अभी हमें 5 साल 10 साल वी आर ओके, बट आफ्टर व्हाट हैपेंस, ऑनलाइन कितनी बूम करती है, कैसे चलती है, फिर हम नया डिसीजन लेंगे। लेकिन सर, हैव यू कंसिडर्ड इट अ पॉसिबिलिटी? Yes, we have considered it, and we have a plan. If it happens, we have our plans for move forward. सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कुछ आप वो चैलेंजेस हमारे साथ डिस्कस करना चाहें? जी ज़रूर जी। देखें, क्या होता है कि चैलेंजेस ये हैं कि जब आदमी के महंगाई होगी, कोई कितना भी हो, लाख रुपए वाला है, उसके खर्चे 2 लाख हो गए, और वो लाख में गुजारा नहीं होगा, अभी तनख्वाहें तो 2 लाख नहीं हुई हैं, तो उसको कट डाउन करनी है सारी चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे उनको इम्पोर्टेंट बिजली है, जो यूटिलिटीज़ हैं, और प्लस फूड है। ये 2 चीज़ें वो सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। तो वो फुटफॉल तो ऑब्वियसली आपका गिरेगा, कपड़ों वालों को थोड़ा होगा फील। ये जो दूसरी जो चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपको होगा। जो एक आदमी ने अगर 4 सूट लेता, कहता है यार 2 में गुजारा कर लूँगा। इसी तरह आपका, चूँकि मसला ये है कि जिन चीज़ों में गवर्नमेंट को सब्सिडाइज़ करना चाहिए था, पूरी दुनिया की जिस चीज़ में गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, उन्हीं को ये महंगा कर रहे हैं। उन्हीं को नहीं, ये उनकी इनकम का ज़रिया है। इनके पास इनकम का और कोई ज़रिया नहीं है। बिजली चूँकि मोनोपोलाइज्ड है, अगर कोई नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट काट देगी आपका, कोई और तरीका नहीं है। तो गवर्नमेंट 4 चीज़ों के ऊपर जो पैसा उनका रेवेन्यू आ रहा है, बिजली के ऊपर है, गैस के ऊपर आ रहा है, ये अपना क्या उसका नाम है, जो इनके हाथ में दूसरी मोनोपोलाइज चीज़ें हैं, उनके ऊपर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे पेट्रोल है, ये पेट्रोल, गैस, बिजली, एंड एक और चीज़ है जिसके ऊपर ये अपना पैसे के ऊपर मुनसर है। इनका टोटल रेवेन्यू इसके ऊपर चल रहा है। तो सर, ये की कॉज क्या है इस प्रॉब्लम का कि इनका रेवेन्यू सारा चल ही इस चीज़ पे रहा? 2 चीज़ें, एक इनका जीडीपी कम है। हमारा 26 करोड़ की आबादी का जीडीपी सिर्फ 300 बिलियन के अराउंड है। अब आप देख लें, 50-50 लाख वाले जो कंट्रीज़ हैं, उनका 250 बिलियन है। एक न्यूजीलैंड में आपको मिसाल देता हूँ, 250 बिलियन, वो को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की कंट्री नहीं है,
वो भी एक एग्रीकल्चर है, दूसरी चीज़ें उसमें। छोटी सी पॉपुलेशन। हाँ, छोटी सी पॉपुलेशन, और वो 250 बिलियन का जीडीपी बना रही है। जो आपकी पॉपुलेशन है, दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। और कोई आदमी इसके ऊपर बात ही नहीं करता। भाईजान, 26 करोड़ की आबादी, ये छोटा सा मुल्क केटर करने के काबिल नहीं है। आप एक एग्रीकल्चरल कंट्री थे और आप अब इंपोर्ट पे आ गए हैं। सारा फूड भी आपका इंपोर्ट हो रहा है, शायद आपको पता नहीं। आपका गैस, जब हम 70s में पढ़ते थे तो कह रहे थे हमारा गैस 2050 तक है। सुई गैस जो था उसका हम पढ़ते थे कि उसके इनफ है। लेकिन उन्होंने उनको ये नहीं पता था कि हमारी आबादी 8 करोड़ से 26 करोड़ पे चली जानी है। तो सर, पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ हमारी क्यों नहीं है पॉलिसीज? मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं बात करते हुए। द पॉपुलेशन कंट्रोल शुड बी डन। अगर आप सोचें गजाल साहब, अगर आपका 40 करोड़ की होगी 20 साल के बाद, तो कहाँ से आप खिलाएंगे? प्रॉब्लम कहाँ से? सस्टेनेबल ही नहीं है। कहाँ से? कोई आदमी बात ही नहीं करता। हर आदमी पता नहीं पॉलिटिक्स के ऊपर, ना इकॉनमी हमारा मेन मसला है, उसके ऊपर भी आप कोई टीवी वाले बात नहीं करते, कोई प्रोग्राम नहीं मैं देखता हूँ। और ना आबादी के ऊपर जो प्रॉब्लम, अच्छा हर आदमी प्रॉब्लम 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 करता जाएगा, कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं आता। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कह रहा हूँ आप प्रॉब्लम कहते हैं, मैं कह ये इसका सोल्यूशन है कि आबादी को कम करें या यहाँ ही कंट्रोल कर लें, कम से कम यहाँ से ही कंट्रोल करना शुरू करें। तो पॉपुलेशन कंट्रोल का भी आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन है? देखिए, ये तो एक पूरा प्लान होता है। ये को थोड़ा किसी को मार के कर लें, आपको एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, आस्ता 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 करके। जैसे चाइना ने कंट्रोल किया है, उसने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया और उसको यूजेज में नहीं ला रहे हैं हम। 26 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ की आबादी काम कर रही है, बाकी सारे फारग बैठ के खा रहे हैं। और जो करना चाह भी रहे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको अगर आबादी 8 करोड़ होती या 10 करोड़ होती, आपका कोई मसाइल ही नहीं होना था। ना आपको कोई फूड एक्स्ट्रा चाहिए था, ना ये इतने हॉस्पिटल, ना इतने चीज़ें, कुछ चाहिए ही नहीं था आपके लिए। और बजाय इसके कि हम इसको यूटिलाइज करें, हम देखते हैं कि अभी ब्रेन ड्रेन हमारा जो पिछले साल ही हुआ है, उसने ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लाखों की तादाद में हमारे जो यूथ है वो दूसरे ममालिक जा रही है जस्ट टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। सही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कितनी चली गई होगी? 1% भी नहीं गई होगी। अब वर्क तो करें। ब्रेन ही चलेगा ना, अच्छे ब्रेन चलेगा, बेकार फिर हमारे पास रह गए। तो सर, ये पॉलिसी मेकिंग इतनी फ्लॉड क्यों है हमारी? इकानमी के ऊपर बात कर रहे हैं या ओवरऑल कर रहे हैं? सर, इकानमी के ऊपर इसलिए ये है कि जो हम आदमी अफेक्टीज हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आदमी रन कर रहे हैं इकानमी को, उनका तो रोल ही नहीं है कोई गवर्नमेंट में। वी डोंट हैव नो रोल इन देयर। एक ब्यूरोक्रेसी बैठ के हमारे लॉज और हमारी पॉलिसीज बना रही हैं विच इज़ वेरी अनफ्रेंडली। तो कैसे वो चलेंगी? उनको क्या पता है मेरी ज़रूरत क्या है, हाउ आई कैन फ्लॉरिश इट। अगर उनको हमारे साथ मिल के बैठ के हमारी एडवाइस के ऊपर हम पॉलिसी उनको बना के देते हैं कि ये पॉलिसीज़ हैं, इनको आप देख लें, अगर गवर्नमेंट को लॉस नहीं हो रहा तो इनको इम्प्रूव कर दें, हम ज़्यादा फ्लॉरिश करके आपको ज़्यादा टैक्स मिलेगा। अगर गवर्नमेंट की लॉस की गारंटी है उसमें कि कोई लॉस नहीं है, बेहतर है, तो फिर वो क्यों नहीं हमारी पॉलिसी पे क्यों नहीं अमल करते? उन्होंने तो 75 साल बना के देख लिया है। द इकोनॉमी हैज गॉन डाउन। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। इकोनॉमी हैज गॉन डाउन। दे हैव नॉट catered it, their capability was not good, क्योंकि वो उसको सस्टेन भी नहीं कर सकते, नीचे चली गई है। तो इससे बेहतर नहीं कि 5 साल हम भी बना के देख लें। अगर उनको देखिए, हमारा डेफिसिट है, 2 डेफिसिट है, एक बजट डेफिसिट है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है। जब तक ये 2 चीज़ें आप बराबर नहीं करते, आप बजट बनता है, हम सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये 7,000 जो हमारा रेवेन्यू आएगा, बाकी 14,000 की एक्सपेंडिचर है, ये 7,000 हम कहाँ, हम सोचना भीख मांगने का सोचना शुरू कर देते हैं। हम डेवलपमेंट की तरफ तो जाते ही नहीं हैं, हम सोचते हैं कि भीख कैसे मांगना है, हम शुरू हो जाते हैं भीख मांगना, और फिर पूरा साल भीख मांगते तरले करते गुजर जाता है। और जो 20 बिलियन का डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो भी हमारे ऊपर एक तलवार होता है, वो पैसे कहाँ से देना है, क्योंकि हम दे नहीं पाते, हमारा रुपया भी गिर जाता है। हर साल तो आपका रुपया गिर जाता है। अब 1 साल में डबल हुआ है आपका डॉलर, जो है 150 से सीधा 300 पे जंप किया है। तो सर, आपने कभी प्रपोज नहीं किया? आई एम श्योर आपकी मुलाकात होती रही होगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो कभी आपने प्रपोज नहीं किया? मुझे जो भी मिलता है ना, प्रॉब्लम ही कहता है यार ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा। मिनिस्टर को मिलता है, उसको नहीं समझ है। कोई हमारा आर्मी में भी है तल्लक, उनसे करते हैं, वो भी कहते हैं यार ये ऊपर का काम है, ऊपर पता नहीं कहाँ के ऊपर का काम है। ये मकसद ये है कि ये ऊपर वाले को चाहिए कि भाई आप इसका इकानमी के ऊपर करें, छोड़े ये सियासत।
कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, इसको जो भी करना है इसको मुल्क को एक स्टेबिलिटी दें और इकानमी की तरफ चलें। आप बिजनेसमैन से क्या फाइट करेंगे? उनके सारी ताकत तो बिजनेसमैन है। अमेरिका की ताकत क्या है? उनके सरमायादार हैं। अमेरिका की ताकत उनके सरमायादार हैं। जो वो चीजें बना रहे हैं उनके सरमायादार इतने बड़े हैं कि जो वो चीजें बनाते हैं पूरी दुनिया की जरूरत है। हमारे पास तो कोई सरमायादार ही नहीं है। जो हैं उनके ऊपर 75 से शुरू हुए हैं कि सरमायादार बहुत जालिम आदमी है, वो इन कौम का खून चूस रहा है। ओ भाई, आप अपने सरमायादार को कौम के सामने मुजरम बना रहे हैं। ये आप आई डोंट नो, आप छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा। 75 से 73 से ये शुरू हुआ है कि सरमायादार बहुत जालिम आदमी है। हालांकि आपकी सारी इकानमी सरमायादार चला रहा है, आपकी एम्प्लॉयमेंट सारी सरमायादार चला रहा है, आपका सारा उसका पैसा यहाँ है। जो मुल्क के नुकसान और फायदे में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री सरमायादार है, तो आप उसी को कह रहे हैं यार ये बहुत जालिम है, कौम का खून चूसता है। मैं कहता हूँ हो सकता है कि चलो 10%, 20%, 30% चेक्स चोरी भी कर लिया होगा, करता होगा, हम नहीं करते हैं, लेकिन कर रहा होगा, कुछ करते होंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे वो पैसा भी अगर कमा के बाहर तो नहीं बेचता है, यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री लगाएगा, दूसरी फैक्ट्री लगाएगा, आपको टैक्स दूसरी फैक्ट्री से मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। यार उसको एक दफ़ा चांस तो दो। मैं ये कहता हूँ कि इकानमी के कुछ पार्ट आप सरमायादार या बिजनेसमैनों को हैंड ओवर करें, जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका, वो दूसरा है अपना इकानमी की जो पॉलिसीज़ हैं हमें आपको बना के देने दें यार, ये करें। अगर वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाती हैं तो फिर आपको उसको, आप सरमायादार को क्यों हार्ड करना चाहते हैं? यार उसको सॉफ्ट करें कि वो ज़्यादा फ्लॉरिश करे, ज़्यादा खुल के बिजनेस करें। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे बैठ के आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। दुबई में बैठे हुए मैं कर सकता हूँ। आई कैनॉट ट्रेड इंटरनेशनली, क्योंकि मेरे पास ना मैं पैसा ला सकता हूँ ना मैं बेच सकता हूँ। अगर मेरा को बाहर से पैसा आना है, सपोज मुझे मैं यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया से चीज़ लेके जर्मनी बेचता हूँ, मेरी पाकिस्तान की कंपनी पैसा नहीं रिसीव कर सकती। वो कहें नहीं जी पहले माल यहाँ है, यहाँ पे आके फिर आप टैक्सीज दो करो फिर वहाँ भेजो। यार दिस इज नॉट अ बिजनेस। सभी लोग दुबई में चले जाते हैं। सो जो मैं सपोज मैं यहाँ पे बैठ के बिजनेस करता हूँ तो पैसा पाकिस्तान में आता है, आपको फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट पार करूँगा, यहाँ पे मैं अपना बिजनेस करूँगा और मैं माल नहीं आएगा, माल सीधा चलेगा, पैसा यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं आगे भेज दूंगा। दुबई कर दे, पूरे यूके में, पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं आप। दे हैव नो इश्यूज एक्सेप्ट पाकिस्तान। हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। तो सर इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह क्या है सर? मैंने 15 साल पहले जब हम दुबई में काम करते थे, मैं यहाँ के मैंने कहा हम अपना हेड ऑफिस यहाँ मूव करना चाहते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कैसे होगा। स्टेट बैंक से बात हुई, वो आपको एक बताना पड़ेगा कौन सी लाइन है, कौन सा चीज़ आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको रिले। मैं कहा यार बाबा इतनी कौन करे बिजनेसमैन, मैं दुबई में जाके कंपनी खोल लेता हूँ, वहाँ बैठ के मैं कहा यहाँ पे बैठ के दुबई की कंपनी में बिजनेस कर लेता हूँ। आप मुझे बताएं, एक आदमी के पास विजन ही नहीं है, उसको आप समझाएंगे क्या? एक आदमी ने समंदर देखा ही नहीं, आप समंदर के बारे में क्या बताएंगे उसको? जो भी बता लें उसको समझ नहीं आएगी सर। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस आपको मिल जाए ये इख्तियार कि आप पॉलिसी मेकिंग में शामिल हो सकें, आप पॉलिसीज बना सकें, तो ऐसी क्या चंद पॉलिसीज होंगी जो कि आप बनाएं टू मेक इट बेटर? ये सारी पॉलिसीज ही हम बिजनेसमैनों को पूछेंगे। आपको देखिए, एक आदमी बिजनेस रन कर रहा है, मैं रन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यार ये चीज़ें हों तो मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। मैं ज़्यादा कमाऊँगा, आपको ज़्यादा टैक्स दूंगा। मुझे ये सारी अनफ्रेंडली, आप किसी मकसद ये है कि किसी एक सब्जेक्ट की थोड़ी है, टोटल की टोटल वो आदमी पॉलिसी बना रहा है जो इस आदमी ने कभी बिजनेस किया ही नहीं है। वो कैसे हमारी पॉलिसी बना सकता है? सर टू नेम अ फ्यू, कौन सी ऐसी मेजर आप कह लें कि अनफ्रेंडली पॉलिसीज हैं जिनको एसएप चेंज होना चाहिए? अब आप डिटेल में आपको बताऊं, जैसे फर्ज करो आपने किसी महकमे में भी जाना है, कोई एक महकमा भी जाओगे, आपके सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्शन शुरू कर देनी है, गैर ज़रूरी ऑब्जेक्शन। वो क्या होता है कि दुनिया में हर जगह पे एक कानून के में एक ग्रे एरिया होता है। वो ग्रे एरिया हमेशा जो ऑफिस में आदमी बैठा है ना, वो आदमी यूज़ करता है इन फेवर ऑफ पब्लिक, वो ग्रे एरिया। यहाँ पे वो ग्रे एरिया यूज़ होता है टू पुट अ स्टॉपेज ऑन, कि इसके ग्रे एरिया को कहेंगे नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। वो ग्रे एरिया को यूज़ करता है पर्सनल बेनिफिट के लिए, नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। उसके ऊपर फिर वो बार्गेनिंग करता है आपको। पहले वो 3 महीने वो ये काम नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये कैसे होगा, ये तो आपका ये फ्लो है, ये फ्लो है। हालांकि वो ग्रे एरिया को यूज़ करता है अपनी रिश्वत लेने के लिए। आपका टाइम भी यूज़ किया, वेस्ट किया, और वो रिश्वत के लिए यूज़ करता है।
वो सारा आदमी पर्सनल गेन के लिए वो ग्रे एरिया यूज़ करता है। वो ग्रे एरिया पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज़ होना चाहिए, फॉर द बिजनेस बेनिफिट। अगर कोई बिजनेस, देखिए मुझे कुछ चीज़ खोलनी है, वाई टू वाई। यूके में मैं क्या करता था, यूके में हम होते थे टेलीफोन पे सारे काम होते थे। मैं कभी किसी ऑफिस में आज तक नहीं गया था यूके में, सब टेलीफोन पे, फैक्स पे, ईमेल पे। उस वक्त फैक्स होती थी, उसके बाद ईमेल पे शुरू हो गया था। सारा काम अब ईमेल करते हैं, वो ईमेल पे जूम पे मीटिंग होती है वो करते हैं। और वो आपका जो बंदा अदर साइड टेबल पे बैठा हुआ है वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल है। वो आप कोशिश करेगा आपका मसला हल हो, आपको प्रायोरिटाइज हाँ करेगा। हाँ, वो पहला करेगा कोशिश कि आपका मसला हल हो। वो कहेगा अच्छा मैं ये कर देता हूँ, ये उसके इख्तियार में है, वो उसके इख्तियार में, उसकी जजमेंट में है ग्रे एरिया। हम गुलाम थे। चलिए सर, कुछ सोल्यूशन बताएं इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने का। देखें ये जो ट्रेड डेफिसिट जो हमारा ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मैं आपको देता हूँ। हमारा तकरीबन डेफिसिट है 80 बिलियन है हमारी इंपोर्ट एवरेज, और 25 से 30 बिलियन है हमारी एक्सपोर्ट। अब रह गया 50 बिलियन का डिफरेंस। 32 बिलियन हमें आ जाता है रेमिटेंस। अब रह गया 25 से 30 बिलियन। अब ये इसका सोल्यूशन ये है कि हम बिजनेसमैन, हम 20 चीज़ें पिक करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कर रहे हैं। गैस के अलावा जो हम नहीं कर सकते, जो गैस और पेट्रोल के अलावा चीज़ें, जैसे आप मोटरसाइकिल के इंजन ले लें, वो 500 मिलियन के इंपोर्ट हो रहे हैं, उसकी फैक्ट्री 100 मिलियन में लगती है। वो 100 मिलियन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम 8 बिजनेसमैन कंसोर्शियम, 5th पिलर जो हमने बनाया है ना, जो पता नहीं आप जी 5th पिलर हमने बनाया हुआ है, वो बिजनेसमैनों की बॉडी है। हम बैठ के यही सोचते हैं, हम कुछ गवर्नमेंट से मांगना नहीं चाहते। वी डाइड 5th पिलर का कोई रिलीफ लेने का, आई डोंट बिलीव इन रिलीफ, क्योंकि जो रिलीफ उन्होंने देना है वो उधार उठा के देना है और वो हमारे ऊपर ही बोझ पड़ जाना है। सो वी वांट टू स्टैंड इकॉनमी ऑन आवर ओन फीट। मैं ये चाहता हूँ कि वो 100 मिलियन की फैक्ट्री विद टेक्नोलॉजी लगती है, क्योंकि पहले जो भी काम हुआ है टेक्नोलॉजी नहीं हम लेके आए, हम सिर्फ सैम्बलिंग और कोई ना कोई चीज़ हम उनके मरूने मिन्नत है, क्योंकि वो रखते थे। जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है उसने पर्सनल को गेन लेके उसने वो अलाउ, उसने टेक्नोलॉजी की लाने की जिद ही नहीं की। और सर मोस्टली जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है, सिर्फ असेंबलिंग प्लांट्स हैं। असूली तौर पे वो 5 साल के बाद मैन्युफैक्चरिंग लगने चाहिए थे, लेकिन कोई ना कोई आदमी जो बैठा है वो पर्सनल गेन के लिए उसको कर नहीं रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। बिजनेसमैन का इंटरेस्ट पर्सनल नहीं होता है, तो होगा पर्सनल, मैं कहता हूँ होगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ भी है कि यहाँ पे फैक्ट्री लाएं, विद टेक्नोलॉजी लाएं। अगर वो लाएं तो आप 3 साल में 500 मिलियन की इंपोर्ट कम कर सकते हैं, और वही चीज़ पूरी दुनिया दूसरी भी इंपोर्ट कर रही है। तो अगर हम 500 मिलियन अगले 3 साल में एक्सपोर्ट पे कर लें तो 1 बिलियन का डेफिसिट खत्म हुआ। इस तरह की अगर हम 20 चीज़ें उठा लें और हम सारे बिजनेसमैन मिल के करें, 5th पिलर का मकसद है मिल के पाकिस्तान की इकानमी को सीधा करें। ये गवर्नमेंट से, ऑनेस्टली ब्यूरोक्रेसी से नहीं होना ये काम। अगर होना होता तो 75 साल में कर लेते। अब हमने आवाज़ उठाई है 5th पिलर के, भाईजान ये इकानमी के कुछ पार्ट्स हमें हैंड ओवर करें, हम आपका सॉर्ट आउट करके देते हैं। और ये बुकिश नॉलेज से भी होना, ये जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं ना बुकिश नॉलेज वाले, उनका ये काम नहीं है, ये सीधा सीधा काम है। तो सर आप नवाज शरीफ साहब से भी इतने क्लोज रह चुके हैं, उनके साथ मीटिंग रह चुकी है, तो सर उनको भी कभी आपने प्रपोज नहीं किया, उन्होंने भी कंसिडर नहीं किया? लास्ट टाइम थे, मैंने कभी ये नहीं उनको कहा था कि लेट अस डू इट, मैंने सजेशन देता था ये, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो जाती थी सारे। मियाँ साहब वाज, टू बी ऑनेस्ट, सम पीपल सेज कि मियाँ साहब इज नॉट, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। मैं क्योंकि मेरी पर्सनल 1-to-1 उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरा है तल्लक। विजनरी आदमी है, विजनरी आदमी है और वो करू आदमी है। मैं आपको कहता हूँ वो करू आदमी है और वो करने वाले हैं। बट समहाउ आई डोंट नो, मे बी एक आदमी कितना कर सकता है, जो उनकी टीम थी या वो जो थे वो शायद करू नहीं थे। तो सर हमारे नेशन के जो 4 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी और मीडिया, ये इनकी वजह से तो कोई पांचवा हम बनना चाहते हो नहीं सकी। तो इसीलिए मैं आ रहा था आपके 5th पिलर पे। देखिए 5th पिलर इज द मेन पिलर हु कैन आपकी इकानमी को बूस्ट कर। हमारी प्रॉब्लम ही इकानमी है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है मां सिवाय इकानमी के। आज अब $200 बिलियन हम रिजर्व कर देते हैं आपको, तो आपका मसाइल तो सारे खत्म हो गए। सर हमें थोड़ा सा बताएं 5th पिलर एक्चुअल में है क्या? देखिए 5th पिलर हमने एक बॉडी बनाई है बिजनेसमैनों की, उसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी ओहदेदार हैं हमारे पार्ट,
उसमें सारे, कोई हम सियासी नहीं है। और हमारा मेन मकसद ये है, हम गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे कि हम कहते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैं इस चीज के बड़ा सख्त खिलाफ हूं कि गवर्नमेंट से को लिया जाए, क्योंकि वो आधार उठा के ले आएंगे और हमारे ऊपर फिर बोझ पड़ जाएगा। तो सर फिफ्थ पिलर के अब तक क्या इकदाम रहे हैं? देखिए, अभी तक हमने तकरीबन कोई हज़ारों के हिसाब से हमारे मेंबर हैं जो हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि हम करना चाहते हैं। मैं इसलिए गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि हमारे साथ बैठे, हम आपको सलूशन नहीं, आपको पूरा रिजॉल्व करके देंगे। सर क्या गवर्नमेंट ने आपके फिफ्थ पिलर को अब तक एंटरटेन किया? जी, कोई अभी तक एंटरटेन नहीं किया। हमारी बात सुनते हैं सारे, एग्री भी करते हैं, मीडिया वाले भी सारे एग्री करते हैं, बट उसके ऊपर अमली तॉर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई तैयार नहीं। जिससे भी बात की है, दे ऑल एग्री विद अस कि यस। और मैं आपको कह रहा हूँ, ऑनेस्ट टू गॉड, जितने बुकिश नॉलेज वाले लोग हैं वो ये रिजॉल्व नहीं कर सकते। हम प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम कर देंगे, कर गुजरेंगे। और आपको तो कुछ देना भी नहीं पड़ना, करना तो हमने सारा। पॉलिसीज हमें बनाने दें फिर उसकी। तो फिफ्थ पिलर का एक मोटो है कि पॉलिसीज फिफ्थ पिलर को बनाने दीजिए, हमें बनाने दें। और आपको अगर गलत है, आपको लॉस होता है, हमें बताएं, हम उसको चेंज कर देंगे। गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा, ये गारंटी है। अगर 7,000 ले रहा है तो 2 साल में 10,000 अरब करके देंगे उनको टैक्स रेवेन्यू की। मुझे सबसे पहले हमारा ये है कि ट्रेड डेफिसिट बराबर करनी है और टैक्स रेवेन्यू। जब तक ये 2 चीज़ें हम आपको बराबर नहीं करके देते, ये आपका कभी भी आप किसी तरह भी तरक्की की राह पे गामजन हो ही नहीं सकते आप। तो सर फिफ्थ पिलर का प्रपोजल क्या है कि किस तरह इसको डेफिसिट को कम करेंगे? प्रपोजल यह कि हमारे साथ बैठे, हमें दें जो हमें चाहिए। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपको कोई देना, हमने कोई ये नहीं करना हमें हुकूमत करनी है, हमें तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हम तो सिर्फ इकानमी के कुछ पार्ट कहते हैं कि बाहर से जो आदमी आए वो हमारे साथ बैठे, उसको ब्यूरोक्रेसी के पास जाने से पहले हम उसको तैयार करके, एग्रीमेंट करके ब्यूरोक्रेसी के पास, और ब्यूरोक्रेसी को पास करना है उसको। अगर वो कहीं लॉस है तो वो हमें बताए। लेकिन चले सर, आप फॉर इंस्टेंस हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आपके साथ बैठ गए, फिफ्थ पिलर के साथ मीटिंग हो रही है, तो ऐसे क्या की पॉइंटर्स हैं जो आप उनको प्रेजेंट करेंगे कि वो आपको वो इख्तियारात दें? देखिए, मेरी बात सुने, हमें कोई गवर्नमेंट चलाने के इख्तियार नहीं चाहिए। पॉलिसी मेकिंग हमें इख्तियार चाहिए कि आप जब पॉलिसी मेकिंग बने, हम आपको सही ट्रैक पे पॉलिसी बना के दें। तो ये सर आप उनको किस तरह दिखाएंगे कि आप सही ट्रैक पे पॉलिसीज बनाएंगे? वो बनाएंगे प्रेजेंट तो क्या करेंगे आप? नहीं, हम उनको जो देखिए, जब पॉलिसी कोई किसी ट्रेड की पॉलिसी बनती है तो हम साथ बैठेंगे, उनको क्लियर चीजें करके देंगे, इजी करके देंगे, जिसमें गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा, फायदा होगा। हम पॉलिसी को, मैं आपको क्या बताऊं, अब किसकी बताऊं? जब पॉलिसी बनेगी, हमको ये गलत है भाई, ये रॉन्ग है, इसको चेंज करें, इसको इस तरह करें। आपका मकसद देखें, आपको बिजनेसमैन से सिर्फ रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए ना। अगर वो ज्यादा देता है तो आपको तंग क्यों करना है उसको? उसमें आपका फायदा है, पूरे मुल्क का फायदा। मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन से आपको पैसा चाहता है। मैं कहता हूँ कि आप मुझसे 100 रुपये ले रहे हैं, मैं आपको 200 देता हूँ, बट आई वांट यू टू रन दिस वे। आप क्यों दूसरे वे क्यों रन करना चाहते हैं? जाती मुफाद। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सो फॉर दिस रीजंस वी, अगर देखें मैं बाहर रहा हूँ, मैं बच्चे उठाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा, पर मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये मेरा मुल्क है। उतना ही मुल्क ये आर्मी चीफ साहब का है, उतना ही पीएम का है, उतना ही मेरा है, और उतना ही वो रेडी लगाने वाला का है। हम सबको इसको ठीक करना है। और मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, सब ठीक करना चाहते हैं, बट कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। आगे नहीं हो रहा है कोई, हम आगे हो रहे हैं। हमें फिफ्थ पिलर मानो, हमें हमें इख्तियारात दो जो सिर्फ ओनली इकानमी के जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मुझे ये बताएं, what role board of investment is playing? Nothing. What has he done up to now? 1 साल हमारे फिफ्थ पिलर को देखे, अगर हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं, वी नॉट आस्किंग एनीथिंग। तो ये आपने प्रपोज किया उनको? जिसको प्रपोज करते हैं उसके, वो आगे कहता है यार ये मेरे इख्तियार में, पीएम के इख्तियार में, ये ऊपर। तो आप डायरेक्टली पीएम तक गए? अभी नहीं, लेकिन पीएम वेट कर रहे हैं कि अगर कोई पीएम को प्रॉपर आता है तो उसके साथ बैठते हैं कि भाई अब उनका क्या, उनके एजेंडा क्या है, उनका क्या है, ये आगे उनका है। हमारा काम है कि हम फाइट करना।
चले सर, उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से ही सही वो आपकी सुन लें और आप लोगों को पॉलिसी मेकिंग में इख्तियारात दिए जाएँ, तो क्योंकि उसी से इकॉनमी बढ़ेगी। तो अब सर वक्त हो गया हमारे पब्लिक पोल सेगमेंट का। इसमें होता ये कि आपके जितने भी चाहने वाले और हमारे देखने वाले हमारे सोशल मीडिया पर आकर आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जाते हैं। तो आज का सर पहला सवाल आता है उस्मान जाहिद की तरफ से। उस्मान जाहिद पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं? देखिए, एक तो आपको इजी करें बिजनेसमैन को और उसको इंटरनेशनल ट्रेड पे खोलें, क्योंकि देखिए अब आईटी वाले जो बेचारे काम कर रहे हैं बाहर, उन्होंने सारा पैसा बाहर रखा हुआ है। वो भाई उनको इजी करें, उनको कंफर्ट दें, वो सारा पैसा यहाँ लेके आएँ। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड को खोलें, उसके बाद अपने इकानमी को इजी करें और जो सख्त ला हैं उनको करें और बिजनेसमैनों को पॉलिसीज में लेके आएँ। इसी तरह से होगा, अदरवाइज नहीं ले होगा आपका। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स के लिए तो हो गया, लेकिन बिजनेसमैन के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं? देखें, आपके पास ज़िंदगी में हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी होती है, राइट अपॉर्चुनिटी। ये बच्चे हैं, इनको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है या इनको बिज़नेस में जाना है, तो ये कोई भी बिज़नेस करें पर कंसिस्टेंट रहें। पहले उसकी पूरी स्टडी करें, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी। ये नहीं कि 50 आगे हैं तो आप 51st हो जाएं और उसके बाद फिर आप भी वही रोना। क्या 50 की डिमांड थी, 51 की डिमांड है, थोड़ी वर्किंग कर लें। है तो आप ईमानदारी के साथ आप बिज़नेस करें, आपका बिज़नेस फ्लरिश होगा। हमारे पास आबादी है जो मंडियाँ में प्रॉपर R&D करें आप। हाँ, ये ना करें कि उसको करें और कंसिस्टेंट रहें। हाँ, कंसिस्टेंट रहे। ये नहीं कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया अब टर्न वो, क्योंकि हर स्टार्टिंग जो काम होता है ना, मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोग स्टडीज़ में एक स्टडी, वो पहला तो पेजेस इजी होते हैं, जब वो मुश्किल शुरू होते हैं उनको दूसरा फर्स्ट पेजेस इजी लगते हैं, उधर शिफ्ट कर जाते हैं। उधर से जब होता है यार ये तो आगे मुश्किल हो गया थी, नो, आप पहले पूरे पेजेस को देख लें एंड फिर आप उसके ऊपर चलें कि मैंने इस टॉप पे पहुंचना है और ये हर्डल्स मुझे क्रॉस करने हैं। तो उस्मान भाई, किसी को अंधाधुंध देख के उसके पीछे कोई नया काम ना स्टार्ट कर दें। प्रॉपर R&D करें, प्रॉपर R&D करें, कंसिस्टेंट रहें और नेवर गिव अप। सर अगला सवाल आ रहा है अली बख्तियार की तरफ से। अली बख्तियार का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो पूछ रहे हैं आपकी नेटवर्थ कितनी है? ये आपका और अली बख्तियार का मामला डज़ है। मकसद ये है कि देखो बेटा, नेटवर्थ का आई डोंट नो, इस 10-11 डिजिट है। 10-11 डिजिट है, उधर तक तुम्हें गिनती भी नहीं आती। जी सर, अगला सवाल आ रहा है एहसन मुख्तार की तरफ से। एहसन मुख्तार कह रहे हैं कि लड़के वीकेंड्स पे ही फ्री होते हैं और आप लोग वीकेंड्स पे ही मॉल्स में फैमिली डे बना देते हैं, तो हम किस तरह हैं? नहीं, लेकिन शॉपर को तो नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ये माल की बात करें, फैमिली डे इसलिए करते हैं, कुछ बच्चे आके ना कुछ हरकतें इस तरह करते हैं तो वो हमें फिर वो कंप्लेन आती है। सर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किनको? जो ऐसी हरकतें करते हैं। देखो, टू बी ऑनेस्ट, हम सबको मिल के इस माशरे को संवारना है। किसी भी लेवल के ऊपर, कोई भी किसी भी चीज़ में वी शुड बिहेव वेरी ऑनेस्ट। और हमें यही सोचना चाहिए, ये जो जा रहा है, ये लड़की या ये जो औरत जा रही है, मेरी माँ बहन भी कहीं जा रही है। सो वी शुड गिव देम द सेम रिस्पेक्ट जो हम अपनी फैमिली को देते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल। आप अगर किसी यूरोप में या जापान में या किसी कंट्री में कोई आदमी आपको धक्के से भी मारता है ना, तो वो दूसरा कहे सॉरी, तो आदमी खुश हो जाता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम रोड पे जा रहे होते हैं तो हम किसी को रास्ता देना गवारा नहीं करते। हालांकि आप अगर वो आ गया तो उसको जाने चला, आप अपने में थोड़ी सेल्फलेसनेस पैदा करें, पूरा डिमांड कम करें, देने का सोचें। हाँ जी, गिवर्स बने, डिमांड ना करें। हमारा माशरा पूरे का पूरा रिश्तों में भी डिमांडी है, माशरती तौर पे भी डिमांडी है, और कोई भी बिजनेस में भी वो डिमांड करता है, गिविंग के बारे में नहीं सोचता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें मैं कहूँगा कि आपने अगर अच्छा कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने आप को अपने सामने के शूज़ में रख के देखें तो यू विल मेक अ गुड डिसीजन, बेटर डिसीजन। अच्छा सर, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आ रहा है मरियम नईम की तरफ से। वो पूछ रही हैं कि जब पूछ तो नहीं रही, खैर एक तरह से स्टेटमेंट ही है, शिकायत कर रही हैं रादर आपसे। वो कह रही हैं कि जब भी कोई इवेंट होता है, कोई मूवी प्रमोशन वगैरह, तो बड़ा कंजस्टेड सी जगह है और काफ़ी रश हो जाता है और हमें प्रॉपर काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है। सर इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
आई डोंट नो व्हाट टू से टू हर। अगर माल ही इतना बड़ा है, रश हो जाता है, तो फिर अगर आप रोके, जैसे वो लड़का कह रहा है हमें अंदर नहीं आने देते, तो जब आप किसी को रोकेंगे वो दूसरी तरफ से कंप्लेन शुरू हो जाएगी कि आपने अंदर नहीं आने दिया, उनको जला दिया, हमें रोक दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हर तस्वीर के दो रुख। हाँ, दो रुख हैं, वो हमारे लिए मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट कोई चीज़ ज़हन में रखने की जो फेयर एंड अच्छा हो, वो हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सर, इसी से मेरा भी एक सवाल आता है कि जब आप मॉल के लिए जगह चूज कर रहे थे, तो इस जगह को चूज करने का क्या सोच थी इसके पीछे? देखो, लिंक रोड इज अच्छा शॉपिंग, एक कमर्शियल हब एक तरह से कमर्शियल हब है, और उसमें बनाना चाहिए था, हमने बना दिया। अच्छा, कमिंग बैक टू मरियम, आपसे इतनी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। बाकी इंशाल्लाह मौका करता हूँ आपको भी ऐसे इवेंट्स एंजॉय करने का मौका मिले। और सर, दैट वाज इट फॉर आवर पब्लिक पोल सेगमेंट। आई होप आप सबको आपके जवाबात मिल चुके हैं, और इसी तरह अगले गेस्ट के लिए भी अगर आपके कोई भी सवालात हों तो उसके लिए हमें फॉलो करना ना भूलेगा हमारे सोशल मीडिया पे, और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप मिस आउट ना करें। तो सर, बिफोर वी रैप अप दिस शो, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जो कि मैं हर एक गेस्ट से पूछता हूँ कि इफ़ यू वर टू हायर समवन, आप उसमें क्या ऐसा देखते हैं? मी पर्सनली ऑनेस्टली, सबसे पहले मैं उसमें लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी चेक करता हूँ, बाकी मैं समझा खुद ही देता हूँ उसको। तो लॉयल्टी आप किस तरह डिटरमाइन करते हैं? कुछ तरीके होते हैं, उसकी प्रीवियस जॉब कितनी देर की है, इसने किस जगह पे की है। नहीं सर, लेट्स से कि वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स, फिर हम उसको एक चांस देते हैं। अगर उसकी लॉयल्टी है नहीं है, देखें, पर्सनली ही लाइक्स मी और नॉट लाइक्स मी, आई डोंट केयर। इफ ही इज लॉयल टू द अदारा, ही इज परफेक्ट फॉर मी। तो वो थोड़ा सा जब इंटरव्यू देने आ रहा है, थोड़ा सा रिसर्च देगा, करके आए। फिर अगर मुझे उसकी बातों में ठीक लगा है, देखो वो बातों में ठीक लगा तो जब काम करेगा तो पता चल जाएगा हाउ लॉयल इज एंड हाउ ऑनेस्ट इज ही। So you would want someone with an honest and confident personality and loyal. लॉयल एंड जो आदमी काम करने वाला, फिर हम सिखा भी देते हैं ना, फिर उसको सिखा देंगे कि भाई ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वी विल मेक हिम शॉप हिम अप। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम टुडे। आई होप आप सबको भी बड़ा कुछ सीखने को मिला हो। जाते जाते सर, एक मैसेज आपका यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। देखिए जी, मैं आप ऑब्वियसली हर आदमी परेशान होगा, यंग एंटरप्रेन्योर मस्ट भी परेशान होंगे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत कम है इस कंट्री में, मसाइल से भरा पड़ा है मुल्क। मैं आपको कहूँ, मायूस ना हो, कुछ करें, ज़रूर करें अपने। देखिए, आपको एक फारग बैठने से ना कुछ करते रहना बहुत बेहतर है। वक़्त का क्लॉक ने रुकना नहीं है, चाहे आप काम कर रहे हैं या बैठे हैं, वक़्त ने गुजर जाना है, तो कुछ करके गुजरे। चाहे अपने घर की सफाई कर लें, एक दरख्त ही लगा लें, किसी को ओन कर लें, किसी गार्डन को ओन कर लें कि यार मैंने ये ऑक्सीजन देना है कौम को, और अपनी गली को ही साफ कर लें। मकसद है कि कुछ ना कुछ करें ज़रूर, फारग ना बैठे, कुछ करें तो पर्पसफुल करें। पर्पस, मैं यही कह रहा हूँ ना, कुछ करें विद पर्पसफुल, और कुछ ना कुछ अपने मुल्क को दें ज़रूर। और ये मत कहें कि मुझे मुल्क ने क्या दिया है, हमेशा ये सोचें कि हमने मुल्क को क्या दिया है। ये 5th पिलर का मकसद भी ये था बिजनेसमैनों में जागर करना कि यार आप सब, जैसे चेंबर भी है, सब जाते हैं गवर्नमेंट से मांगने जाते हैं, उसके पास है क्या, जो वो तो चल ही डेफिसिट पे रहा है। आप उसको फर्दर मांगेंगे तो और मांगेंगे, वो तो और डेफिसिट में चला जाएगा। हमें तो उसको डेफिसिट से बाहर निकालना है। और ये मुल्क जो है आपके लिए है, हम जो बैठे हैं आपके लिए बैठे हैं, और आपको हमारे जो बच्चे हैं उनको चाहिए मायूस ना हो, कुछ करें ज़रूर, कोई रज़ाकाराना तौर पे भी करें। चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से हमें वक्त देने का, और आप सब लोगों के लिए इतना ही, जैसे कि आबिद साहब ने कहा कि कुछ करें, फारिग ना बैठें, कुछ करें, कुछ पर्पसफुल करें, और बस फिर डटे रहें, लगे रहें और देखते रहें समा मनी।